और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखता हूं मैं, बहुत ही मजा आता है, हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, कि इतने क्लोज रिलेशन में हस्बैंड वाइफ कई बार पब्लिकली, या तो हस्बैंड अपनी वाइफ की खिल्ली उड़ाएगा या वाइफ हस्बैंड की खिल्ली उड़ाएगी पब्लिकली। किस लिए? क्योंकि उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ उसके परसेप्शन के हिसाब से नहीं चलते। है ना कितनी अजीब बात। और दोनों ही कहीं ना कहीं जाकर ये कहेंगे हमारी किस्मत बड़ी खराब है, हमारा पार्टनर ऐसा मिला है। भैया पार्टनर मिला किससे है? कहां से आया पार्टनर? आप ही का कुछ घटनाक्रम रहा है जिसके कारण जो भी पार्टनर मिला है आपको। तो उसके अंदर जो मेजर फॉल्ट अगर नहीं है पार्टनर में, तो भाई इसमें कोई गंभीर मामला तो है नहीं, अपने परसेप्शन हटा दो, सही हो जाएगा मामला, सब चीज सब बढ़िया लगने लगेगा वैसा का वैसा ही। क्योंकि जीवन बड़ा कठिन है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, चलो चलो एक काम करते हैं, ये वाली बात नहीं बन रही, चलो हम डाइवोर्स लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। ये बड़ी हंसी आती है। अच्छा दूसरी शादी करके सही हो जाएगा सब? कैसे? कैसे सही? टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा आपको, टेक्निकल, कि सही नहीं होता। जिन कारणों से जिन कारणों से आपने सोचा कि चलो भाई ये छोड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं, हैरानी आपकी तब और ज्यादा बढ़ जाएगी कि दूसरी शादी करने के बाद वही वाले कारण फिर राइज होंगे। क्योंकि वो कारण आपके जीवन में थे, पार्टनर बदलने से वो कारण खत्म नहीं होने वाले, तो फिर दोबारा आ जाएंगे। अब क्या करेंगे? तीसरा, फिर चौथा। कितने? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे अपने खुद के जीवन में है। अगर, मैं वैसे ये नहीं कहता कि आप जन्म पत्री में विश्वास करो, पर मैं एक फैक्ट जानता हूं, अगर डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम देखें, हम संसारिक दृष्टि से देखें, मतलब जन्म पत्री कहाँ पे एप्लीकेबल होती है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती, मैं आपको ये चीज बता सकता हूं। अगर हमारे को जीवन जीना है संसारिक, तो जो जन्मपत्री किसी सही बनाने वाले ने बनाई है, मतलब अगर जो कोई ज्ञानी इंसान ने बनाई है, तो प्लेनेटरी कंडीशंस पे बनाई है, उनके ग्रिड रेफरेंस पे बनाई है, महादशाएं कौन सी चल रही थी जन्म के समय, प्रत्यंतर दशा कैसी थी, अंतरदशा कैसी थी, अगर किसी को ज्ञान है, तो उसके मुताबिक जो प्लेनेटरी सेटअप बना है, जो सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ स्पाउस। तो हमारे जन्म लगन में, ठीक जन्म लगन के ठीक सामने जो खाना है, वो स्पाउस का खाना है, जन्म लगन के ठीक सामने। अगर आप उसका चार्ट देखें, हॉरोस्कोप का बर्थ चार्ट देखें अगर आप, तो उसमें पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है कि ये जन्म वाला जो है, जिसमें ये वाले जन्म लगन वाले की जो विशेषताएं हैं, उसके साथ जो स्पाउस होगा वो यही वाला होगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं होगा। समझ पाए मेरी बात आप? यानी कि इस वाले जन्म लगन वाले जातक को स्पाउस ये वाला ही मिलेगा, 100% यही वाला मिलेगा, क्योंकि ये वर्ण पहले से सुनिश्चित है। और आपने सोचा यार ये वाला पार्टनर ठीक नहीं है, दूसरा, दूसरा वाला भी वही मिलेगा, तीसरा वाला भी वही मिलेगा, क्योंकि आपकी जन्म पत्री में जो योग बन रहा है स्पाउस वाला, उसमें वही वाले ट्रेड्स मिलेंगे जो पहले वाले में ट्रेड्स थे, वही दूसरे वाले में भी सेम ट्रेड मिलेंगे, तीसरे विवाह में भी वही सेम ट्रेड मिलेंगे, इसलिए सेम चीज मिलती है दोबारा। इसलिए अक्सर मैं लोगों से ये कहा करता हूं, भाई विवाह एक ही बार होता है, ज्यादा झंझट में मत पड़ो, क्योंकि ये तथ्य नहीं जानते लोग। वो सोचते हैं क्या है, वो वाला आदमी नहीं, इस वाले से कर लेते हैं, उस वाले से कर लेते हैं। भैया वहीं आके जाओगे जो आपके बर्थ चार्ट में लिखा है संसारिक लेवल पे, बदलाव कहाँ आएगा?
जब आप मां आदि शक्ति से जुड़ोगे, अगर आप सही मायने में मां आदि शक्ति से जुड़ गए तो आपके अंदर ये फील ही नहीं आएगी कि मुझे विवाह करना है। और अगर फील आ रही है विवाह करना है तो फिर आप आध्यात्मिक नहीं हो, फिर आप संसारिक हो। तो जब संसारिक हो तो आपको पुरानी वाली जन्मपत्री ही काम करेगी। मतलब उसके रिजल्ट पुरानी वाली के ही आएंगे, क्योंकि विवाह एक संसारिक घटनाक्रम है, ये आध्यात्मिक घटनाक्रम नहीं है विवाह। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने बहुत सारे सहजियों की देखी शादी, मना भी किया मैंने कि भैया मत करो, रीमैरिज मत करो, नहीं माने। पता लगा अब भी वही झगड़े चल रहे हैं जो पहले झगड़े चलते थे, सेम झगड़े दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो भाई जो है खुशी खुशी उसके साथ जीवन जी लो, दूसरे के चक्कर में संभव ही नहीं है, ये किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। दूसरा छोड़ो, तीसरा छोड़ो, चौथा छोड़ो, सबके ट्रेट वही मिलेंगे जिसके कारण आपने ये निर्णय लिया था कि भाई मुझे अलग रहना है। क्योंकि आप बर्थ चार्ट को बदल नहीं सकते, स्पिरिचुअल लेवल पे सब कुछ बदलेगा, पर आपका यदि विवाह का मन है तो विवाह चूंकि आध्यात्मिक घटनाक्रम नहीं है तो आप पे पुरानी वाली जन्म पत्री एप्लीकेबल होगी, यानी कि परिणाम वही का वही आएगा, फिर तीसरे और चौथे विवाह में भी वही परिणाम आना है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अब की बार थोड़ा इंटरेस्ट भी लग के आएगा, मूल के साथ ब्याज भी लग के आएगा। और अब माथा पीटोगे, हाय भगवान पहला वाला ही ठीक था, दूसरे वाले के साथ तो ये वाली चीजें भी मुसीबत जुड़ गई, अब इनका क्या करें। मेरे सामने बहुत सारे केसेस हैं, पर चूंकि ये चीज मैं पहले से ही जानता था इस तथ्य के बारे में, तो मैंने कई बार मेरे से पूछा सहजियों ने, मैं शादी वादी कर ले, मैं कहा देखो भाई मैं आपको इस बारे में तो नहीं कहने का कुछ भी, वो तुम्हारी मर्जी है, पर वो ढाक के तीन पाती होने हैं एंड में, एंड वही होगा। अब कोई बहुत से लोग सुनकर ये कह रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, वो ये वो फला फला, ये तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अंदर की नहीं पता ना आपको, कहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है उसको दूसरे वाले में, बार बार से दिख रहा है सरफेस पे। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी बाहर से पेंट वेंट करा ली, पर अंदर की मशीनरी तो वही की वही है। अंदर की मशीनरी तो तंग कर ही रही है ना। अब दोबारा पेंट करा के कलर चेंज कर लो गाड़ी का, मशीनरी तो बदल ही नहीं जाती ना। तो ये बहुत सारी ऐसी सोचें होती हैं। जसलीन देखना कहाँ किसने खोल रखा है ये, गरम करके ही पका किसके खुली हुई है ये, माइक म्यूट अनम्यूट है। तो ये जो कहानी होती है ना, ये बड़ी खतरनाक है अगर समझो तो। ये सारे रिश्तों की बात है, ये भी, ये नहीं कि मैं खाली विवाह की बात कर रहा हूँ। बहुत से में ऐसा है कि हमारा बच्चा बड़ा खराब है, अच्छा वो बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ दिन उस बच्चे के साथ रह लो, समझ में आ जाएगी कहानी। आप उसे अडॉप्ट कर लो, अडॉप्ट करने के बाद आप अपना माथा पकड़े बैठे होंगे, ये वही ठीक था पहले तो। क्योंकि जो ईश्वर ने दे दिया वो हमारे सिस्टम के हिसाब से दिया है, यू कैनॉट आल्टर दैट। आपकी लाइफ में वर्टिकल चेंजेस आ सकते हैं, हॉरिजेंटल चेंजेस नहीं आ सकते। यू आर नॉट ऑथोराइज टू चेंज हॉरिजेंटली, यू कैनॉट चेंज योर लाइफ हॉरिजेंटली, वर्टिकली यू कैन चेंज। वर्टिकली यू कैन चेंज, वर्टिकल का मतलब है स्पिरिचुअल लेवल पे आप वननेस के साथ जाओगे, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन हॉरिजेंटली आप चेंज करना चाहो, ना के बराबर, मुझे तो नहीं लगता कोई चेंज आ सकता है। अनुभव भी है और तथ्य भी मालूम है। कभी आपने ऐसी लड़कियों के विवाह के बाद की बातें सुनी है जिन्होंने जिनकी या तो हो नहीं रही थी,
या होके टूट गई थी, दोबारा हो गई, सहज में शादी कर ली, कभी उनसे बात करके देखा है कि उनकी जीवन कैसा है? आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, कई बार वो बड़े अच्छे अच्छे फोटो फेसबुक पे डालेंगे, वहां घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, जरा अंदर से बात करके देखना, आर यू हैप्पी? कहानी तब पता लगेगी असली कि हैप्पी है कि नहीं है। बाहर से बड़ा अच्छा लगेगा, फेसबुक पे तो बड़े अच्छे अच्छे फोटो मिलेंगे आपको, क्या कॉम्पेटेबिलिटी है, फला फला फला, और अंदर से हालत खराब होती है, और एक कसक रहती है, कसक। चलो, ये तो चलो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कपल्स, ऐसे लोग जिनकी संतानें नहीं है, और गलती से जिनकी संतान भी है और वो सिंगल हो गए और उन्होंने दोबारा विवाह कर लिया, हो, ऐसे नर्क तो आप सोच भी नहीं सकते जो नर्क देखोगे आप उसके बाद। डरा नहीं रहा हूं, बहुत सारे केस है मेरे सामने। ये सब काल्पनिक सी लगती हैं चीजें, जब इंसान अपने आप को परेशानी में महसूस करता है ना, तो वो सोचता है चलो भाई इसका ये ऑप्शंस ऑप्शंस पे जाता है, विकल्प पे जाता है, विकल्प पे वो सोचता है ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा ना, कहानी कुछ और ही बनती है। यू कैनॉट चेंज योर बर्थ चार्ट एट मेटेरियलिस्टिक लेवल। मेटेरियलिस्टिक लेवल पे आप चेंज नहीं कर सकते, यू आर नॉट अथोराइज टू चेंज एनीथिंग। स्पिरिचुअल लेवल पे सब कुछ बदल सकते हो। एक क्वेश्चन भैया, जी बहन। ये बात श्री माता जी ने शादी को जरूरी क्यों बताया है? जबकि मुझे लगता है कोई स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है तो उसको ये नीड ही नहीं लगती, मगर उन्होंने। बताता हूँ, शादी को जरूरी इसलिए बताया है, स्टार्टिंग में जब आप मतलब ईश्वर से जुड़ते हो, तो स्टार्टिंग में आप उस लेवल पे नहीं होते। स्टार्टिंग में आप ऑलमोस्ट संसारिक लेवल पे ही होते हो, 100% संसारिक होते हो आप। आपकी कुंडली तो श्री माता ही जगा देती हैं, पर आपकी चेतना कुंडली के साथ नहीं होती है, आपकी चेतना संसारिक होती है। और संसार में क्या है कि मैंने उस दिन पिछली बार, अगर दो एक सेशन पहले अगर आपको याद हो, दो दो एस्पेक्ट या दो दो तथ्यों की बात की थी, शिव और शक्ति का, याद है? शिव और शक्ति का तथ्य बात करी थी। तो जब तक इंसान पूरी तरह अपने आप को जागृत नहीं पाता, तब तक वो शिव और शक्ति का जो कॉम्पेटेबिलिटी है, वो एक्सटर्नल लेवल पे मेल और फीमेल की कंपेनियनशिप के अंदर घटित होती है, मेल और फीमेल। ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, स्टार्टिंग लेवल पे, क्योंकि एक शक्ति है, एक शिव है, और जब वो एक हो जाते हैं, कॉम्पेटेबिलिटी अच्छी होती है, तो वो अर्धनारीश्वर और अर्धांगनी और अर्धांग वाला सेटअप जनरेट होता है। क्योंकि जो एनर्जीज है, एनर्जीज जैसे कहते हैं डिवाइन एनर्जीज बॉडी के अंदर फ्लो तो होती हैं हमारे अंदर, लेकिन उनको एक एक होने के लिए प्रारंभिक अवस्था में एक्सटर्नल लेवल पे मेल और फीमेल का एक सहयोग चाहिए होता है, दो एनर्जीज को। इसीलिए दोनों शरीरों को भिन्न बनाया परमात्मा ने, भिन्न व्यवस्था की है उन्होंने, ताकि कॉम्पेटेबिलिटी के आधार पर बनाया है। जो सोल होती हैं, दो सोल होती हैं, दोनों सोल को हार्मोनाइज भी करना है, दो अलग अलग सोल है, उनको हार्मोनाइज भी करना है। तो इसलिए उन्होंने विवाह की बात करी, इसलिए अवतारों ने भी विवाह किए संसार में। उनको अवतारों को विवाह की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि संसार में एक उन्होंने एग्जाम्पल स्टेब्लिश करना था, इसलिए उन्होंने विवाह किए। अगर अवतार विवाह ना करते तो बाकी लोग भी विवाह नहीं करते, ऐसे ही रहते रहते। जो दो एनर्जीज का योग है, वो शुरुआत होती है,
जब यहाँ पर एक आपस में कॉम्पेटेबिलिटी जनरेट होती है, तब धीरे धीरे दोनों सोल को रिलैक्सेशन फील होता है एनर्जीज लेवल पे, और तब उनकी जो चेतना है धीरे धीरे डेवलप होने की तरफ चलती है। इसलिए विवाह की आवश्यकता है, संतानोत्पत्ति के लिए नहीं, खाली संतान को जन्म देने के लिए नहीं है विवाह। बेसिकली वो तो एक छोटा सा घटनाक्रम है, ताकि भगवान की जो रचना है ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अगर लोग जागरूक ज्यादा हो जाते हैं तो वो संतान नहीं चाहते। आपको ये भी तथ्य बता रहा हूं मैं। अगर आप जागरूक हो जाओगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि संतान हो जाए, क्योंकि आप सत्य को जान चुके हो, संसार से आपका नाता लगभग अंदर से टूट चुका है, तो संतान चाहिए किस लिए? संतान 99% इसलिए चाहिए क्योंकि मानव इल्यूजन में है, भ्रम में है, इसलिए उसे संतान चाहिए। और दूसरा तथ्य यह है कि ये जो रचना है, ये रचना निर्बाध गति से चलती रहे, बनी रहे, इसलिए इल्यूशन डाला, भ्रम इसलिए डाला कि संसार बना रहे। अगर भ्रम खत्म हो जाएगा तो संसार भी नष्ट हो जाएगा, फिर कोई जन्म ही नहीं होगा। लोग संतानोत्पत्ति की नहीं सोचेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं सोचने के। और आपने देखा भी होगा, जो बिल्कुल जागरूक हो जाते हैं वो एलूफ हो जाते हैं लाइफ से, वो इधर की तरफ जाते ही नहीं। क्या तो उनके लिए विवाह और क्या उनके लिए संतान, कोई मायने नहीं रह जाता। तो इसलिए उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में डाला। अब ये घटनाक्रम हायर लेवल पे एक ही शरीर के अंदर भी होता है। वो जो है ना ट्विन फ्लेम यूनियन, उसका आर्टिकल लिखा था मैंने। तो अभी जो ट्विन फ्लेम है वो बाहर है, स्त्री और पुरुष के बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तब वो ट्विन फ्लेम उनके एक ही के अंदर हो जाते हैं। जब तक अंदर वाले घटनाक्रम नहीं घटित होते तब तक बाहर वाले चलते हैं। तो जैसे ये समझ लीजिए प्राइमरी क्लास है विवाह, स्पिरिचुअल डायरेक्शन में चलने के लिए विवाह प्राइमरी क्लास का घटनाक्रम है, ऐसे समझ सकते हैं आप। बशर्ते कि दोनों लोग अभ्यासी हों, दोनों लोगों की कुंडली जागृत हो चुकी हो, दोनों लोग इस दिशा में चलना चाहते हो, वरना ये प्राइमरी भी नहीं है, फिर तो प्री नर्सरी भी नहीं है। संसारिक स्तर पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है ये, बस फिर ये 3 डायमेंशनल लाइफ है जैसे एनिमल्स की होती है। यहां हम बात कर रहे हैं साधक साधिकाओं की, ये सारी बातें उनके लिए हो रही है। आम संसारी लोग तो 3 डायमेंशनल लाइफ जीते हैं, जैसे अन्य प्राणी है वैसे संसारी लोग भी हैं। जानवरों में और आम आदमियों में कोई अंतर थोड़ी है, सेम है। बस आम मनुष्यों के पास जानवरों से ज्यादा बुद्धि है, बस और कुछ नहीं है अंतर। लेकिन लाइफ स्टाइल तो सबका एक सही है ना। चाहे कोई अरबपति हो खरबपति हो, अगर वो आध्यात्मिक नहीं है तो वो केवल एनिमल वाली लाइफ जीता है, पशुवत लाइफ जीता है। वो पशु से हटकर है ही नहीं। तो जो ट्विन फ्लेम यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान वाले लोगों के लिए, मेडिटेशन से जुड़े लोगों के लिए है ये। तो इसीलिए दो शरीर अलग अलग हैं, उनके अंदर एक कॉम्पेटेबल सोल हो सकती है। माना जाता है कि दो सोल जो हैं कॉम्पेटेबल हैं, जिनके बीच में विवाह हो रहा है, माना जा रहा है या नहीं हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। अब एक और बताता हूं इंटरेस्टिंग, अब ये बात आ गई तो, अब कॉम्पेटेबिलिटी इंसान जो देख रहा है वो कॉम्पेटेबिलिटी तो ढूंढ ही नहीं सकता। वो कॉम्पेटेबिलिटी कैसे ढूंढता है? देखो, विवाह के लिए आज के समय में कॉम्पेटेबिलिटी कैसे ढूंढी जाती है? अच्छा, मान लीजिए लड़की है, लड़की के घर वाले क्या देखेंगे? लड़का कितना कमाता है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कमाई कितनी है, पहली रिक्वायरमेंट लड़की के घर वाले ये देखेंगे। रेस्पेक्टेबल कमाई है या नहीं है? दूसरा, भाई लड़का जो है अपने इंडिपेंडेंट है या नहीं, या पेरेंट के ऊपर है? यानी कि पेरेंट तो नहीं खिला रहे उसे। अगर पेरेंट खिला रहे होंगे लड़के को तो लड़की वाले शायद शादी ना करें आज की तारीख में। तो कहेंगे ना भैया, लड़का इंडिपेंडेंट तो है नहीं, लड़की की लाइफ भी खराब हो जाएगी, क्या फायदा। अगर घर में व्यापार है तो लड़की वाले पूरी खोज खबर करेंगे, भैया लड़का
खुद में काम करता है या नहीं, या अभी ये बस पिताजी के सहारे चल रहा है? खुद उसे तजुर्बा है या नहीं, इंडिपेंडेंट काम कर रहा है? या कोई फैक्ट्री वाला है तो देखेंगे भाई इसके नाम कुछ प्रॉपर्टी फैक्ट्री वैक्ट्री है या नहीं। ठीक है। दूसरा, सेकंड नंबर, पहले नंबर पे इनकम, दूसरे नंबर पे हाइट कितनी है। लड़की को साथ में खड़ी कर दो तो ठीक ठाक लगेगी नहीं लड़की, कॉम्पेटेबिलिटी है, मैच है नहीं। तीसरा, कलर कैसा है, हमारी लड़की बहुत गोरी है तो लड़का एकदम, अगर वो दूसरे अपोजिट रंग का होगा तो नहीं चलेगा भाई, फिर उसे गोरा ही लड़का ढूंढना है। पहली इनकम हो गई, दूसरी हाइट वाइट हो गई, तीसरा रंग हो गया। चौथे नंबर पे देखेंगे भाई इसे कोई ऐप वैप तो नहीं लगा हुआ, कोई एडिक्शन तो नहीं है, ड्रिंक करता हो, ड्रग एडिक्ट हो। पांचवें नंबर पे आके, अगर कुछ कोई पेरेंट्स जागरूक हैं, सुनिए ध्यान से, अगर कोई पेरेंट्स जागरूक हैं, पांचवें नंबर पे आके वो क्या खोजेंगे, भैया मेडिकल हिस्ट्री देख लो, मेडिकल हिस्ट्री ठीक ठाक है या नहीं। वैसे देखते नहीं है, आज तो अंधेरे अंधे कुएं में छलांग लगाने वाले हैं पेरेंट्स सारे, उन्हें मेडिकल हिस्ट्री देखना ही नहीं चाहते कोई। कमाल की बात यह है, जबकि इसेंशियल पार्ट है मेडिकल हिस्ट्री का। तो पांचवी चीज ये देख ली, बहुत ज्यादा अगर ज्ञानी हुए। तो ये पांच चीजों के पैरामीटर है। ठीक है। आप सोचिए, ये पैरामीटर अगर लेकर चल रहे हैं तो आपको एक्चुअल में कॉम्पेटेबल मैच तो मिलने से रहा असंभव। क्योंकि सोल के मुताबिक, अगर दूसरा अगर कोई मैच मिलेगा सोल के मुताबिक, तो वो इन चीजों से तो आप ढूंढ नहीं सकते किसी भी कीमत पे। ये जो पैरामीटर है, इनसे आपको उस लड़की की सोल के मुताबिक कॉम्पेटेबल मैच मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो सोचो, हो गई ना ट्रेजेडी, शादी करते ही ट्रेजेडी शुरू हो गई। अब दूसरा प्रश्न उठेगा, भैया कॉम्पेटेबल मैच आखिर मिलेगा कैसे, अगर ये इस पैरामीटर पे ना चले। समाज में रहना है, पैसा भी चाहिए, देखने में भी अच्छे लगने चाहिए, है ना, और मतलब ये सारा कोई प्रॉब्लम भी ना हो, कोई एडिक्शन भी ना हो, आदतें ना हो। ये हम सतही स्तर पे देख रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे तो हमने जाना ही नहीं कौन किसका कॉम्पेटेबल है। और विवाह होना किस चीज पे था, विवाह का आधार क्या था, स्पिरिचुअल लेवल पे कॉम्पेटेबिलिटी ढूंढनी थी। लेकिन हम ढूंढ कौन सी कॉम्पेटेबिलिटी रहे हैं, जो सरफेस पे है, संसारिक स्तर पे है। तो वो दोनों तो कभी खुश रह ही नहीं सकते जिंदगी भर, इम्पॉसिबल, आई एम सॉरी। बहुत ज्यादा हुआ छठे नंबर पे, बहुत ज्यादा कुछ पेरेंट्स समझदार हुए, वो चलो भाई एक काम करते हैं, बात करके देख लेते हैं, लड़का लड़की आपस में बात करते रहेंगे। 4-6 महीने दे दिए उन्हें। ये थोड़ी समझदारी वाला मैटर होता है, जिसे मैं कहता हूँ वाकई एक सेंसिबल अप्रोच है। 5-6 महीने लड़के लड़की को दे दो, आपस में बातचीत करते रहो, समझो एक दूसरे को। एक्चुअल में हार्ड लेवल पे कॉम्पेटेबिलिटी तो पता कैसे चलेगी, आप 5 पैरामीटर से तो आप नहीं जान सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़के लड़की के माइंड पर इन्फ्लुएंस बहुत है, माइंड का, लड़के लड़की पर, लड़के लड़की के अवेयरनेस पे, दोनों पे ही माइंड का इन्फ्लुएंस है, दोनों ही कंडीशन है, और वो दोनों ही अपनी अपनी कंडीशनिंग की तुष्टि के लिए एक दूसरे को पसंद करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दूसरा डिजास्टर होता है, सेकंड डिजास्टर, फाइंडिंग ऑफ लाइफ पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनिंग। पहला डिजास्टर सोशल सेटअप पे हम ढूंढ रहे हैं, सोशल लेवल पे, आर्थिक आधार पे देख लिया, इस पे देख लिया। दूसरा डिजास्टर क्या है, लड़के लड़की दोनों ही अपनी अपनी कंडीशनिंग के आधार पे चूज कर रहे हैं। यहां पे भी गड़बड़ होती है, क्योंकि लड़की ये सोच रही है लड़का अच्छा पैसे वाला है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कमी तो मैं झेल लूंगी। और लड़का सोच रहा है चलो भाई ठीक है, मैं तो ऐसा हूं, ये मुझे निभा रही है, चलो काम चल जाएगा। स्टार्टिंग में लग गया, लेकिन कुछ दिनों बाद
मामला खराब हो गया, 100% खराब। अब तीसरा मैटर आता है भाई, आखिर प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है, आखिर भाई कॉम्पेटेबल कंपेनियन ढूंढे कैसे। ये वाला पार्ट, ये वाला मामला खराब हो गया, वो डिजास्टर हो गया। लड़के लड़की दोनों कंडीशन है, वो अपनी अपनी कंडीशनिंग से चॉइस कर रहे हैं, वो भी चॉइस कर रहे हैं कंडीशनिंग के आधार पे, दूसरा डिजास्टर हो गया। तो आखिर फैक्ट कहां से मिलेगा? अब आता है फैक्ट का मैटर। फैक्ट का मैटर ऐसा है कि अगर एक्चुअल में कॉम्पेटेबल सोल्स अगर मिल रही हैं, दोनों में से कोई चीज एनालाइज नहीं करेगा, ना वो पैसा देखने का, ना वो कंडीशनिंग के आधार पे देखने का, वो देखेंगे हार्ट में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये एक्चुअल काउंटर पार्ट होता है। जब हार्ट में रिस्पॉन्स आता है, दूसरे को लगने लगता है बस पता नहीं, उसे दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, ना पेरेंट्स ने बताया, बस मिले और ऐसा लगा बस अच्छा लग रहा है, साथ में रह सकते हैं, या अच्छा लगेगा बिना देखे ही, मतलब कलर वलर भी नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, बस हार्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहां से पता लगता है कॉम्पेटेबिलिटी। ये एक्चुअल में होता है। अगर आपको याद हो, श्रीमाता जी ने कहा अपने कई लेक्चर्स में, विवाह के लिए मैं तो भाई दोनों की कुंडली देखती हूँ। याद है श्रीमाता जी ने क्या कहा? मैं तो कुंडली देखती हूँ, कुंडली कैसी है इसकी, इसकी कैसी है, कॉम्पेटेबल है या नहीं। कुंडलिनी, कुंडली नहीं कुंडलिनी, कि कुंडलिनी का जो ट्रेट कैसा है इसका, और उस वाली कुंडली का ट्रेट कैसा है, दोनों की मैचिंग होनी होगी नहीं होगी। कहा है। माँ तो ये देखती हैं, लेकिन जिनको चुन लिया गया, नंबर दिए गए, अगर आपको ध्यान हो बैच नंबर दे दिए जाते हैं, भाई 10 आए, 10 या 20 या 50 जोड़े आए, श्री माता जी ने कहा भाई ये श्री माता जी ने डिसाइड किया। पहले तो श्री माता जी ही करते थे, कोई और तो था ही नहीं चूज करने वाला, और माँ ने जो चुनाव करना होता है तो पता ही है माँ कैसा चुनाव करती है। माँ ये सब नहीं देखती जो मैंने बोला, ना वो कलर देख रही है, ना इनकम देख रही है, कुछ नहीं। माँ कह रही है अच्छा इसकी कुंडली इसके साथ मैच करेगी, यानी कि माँ ने सीधा सीधा क्या चुनाव किया, सोल टू सोल चुनाव किया माँ ने। और कई बार ऐसी भी बदतमीजी हुई है, बदतमीजी ही बोलूंगा, या तो आप श्री माता जी को कह रहे हो माँ चुन दो, और बहुत सी बार श्री माता जी ने चुन दिया और वो वापस हो गए, बैकअप हो गए कि ना ना हम नहीं करने के, इससे हमें तो अच्छा नहीं लग रहा। तीसरा डिजास्टर। कितनी बार ऐसा हुआ, माँ ने तो बता दिया कि चलो इन दोनों की शादी हो जाए, और किसी भी एक ने उनमें से कहा मैं तो नहीं कर रहा, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। बताइए, अरे पेरेंट्स बता कुंडली मिलाने लगते थे बाद में। बताइए, हालत देख लो। जॉब देखे। एक तो मैंने अपनी आंखों से देखा, पूजा में वो बेचारा आके खड़ा हो गया, लड़की आ ही नहीं रही है उसे देखने के बाद में। मंच पे ही पता लगता है भैया कौन चुना गया, वैसे तो शुरू में पता नहीं चलता, पहले डिस्प्ले मतलब सबके सामने आते हैं, नंबर बोला जाता है, तब तक किसी को पता नहीं होता कौन सा पार्टनर किसका होगा। वो बेचारा लड़का आके मंच पे खड़ा रहा, लड़की ने देखा उसे और वो आई ही नहीं। ये साक्षात माँ के सामने की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये तो रिस्पेक्ट रही श्री माता जी की तथाकथित सहजियों में। भैया या तो मत करते सहज में ऐसे, माँ माँ के सामने मत अप्लाई करते कि भैया हमें शादी करना चाहते हैं। माँ ने अपना बेस्ट समझ के कर दिया तो अब उसे बैकअप हो गए कि नहीं हमें नहीं करनी, क्योंकि कंडीशन है। समर्पण तो है ही नाम की चीज नहीं श्री माता जी के प्रति, कंडीशन है। और श्री माता जी उसी आधार पे देख रही है कॉम्पेटेबिलिटी की, भैया ये दोनों की कुंडली कर रही है मैच। अब समझ में आ गया होगा आपको मेरी बात से, तीनों चीजें बताने के बाद हस्बैंड वाइफ दुखी क्यों रहते हैं। और अब तीसरा एक विवाह होता है जिसे हम कहते हैं लव मैरिज। अब वो तो भाई बड़ा प्यार मोहब्बत से हुई है, हो रही है, आखिर वो क्यों फेल हो रही है? उसके फेल होने के पीछे क्या है?
प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही माइंड सेट से चल रहे हैं, कंडीशनिंग से एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। दिल की धड़कनों की आवाज नहीं सुन रहे कि दिल क्या कह रहा है। उसने भी देख लिया लड़का अच्छा है, लड़के ने भी देख लिया लड़की सही लग रही है, मैच वैच, अब वो फेल क्यों हो रही है ये नहीं मालूम। क्योंकि वहां पे भी कहीं ब्रेन का इस्तेमाल कर लिया, दिमाग लगा लिया। या लड़की के मन में एक आ गया लड़का बहुत अच्छा है, बस किसी तरह से बस इससे ही शादी कर लूं मैं। या लड़के ने सोच लिया भैया लड़की मेरे समझ में आ रही है, जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके इसी से शादी कर लेता हूं। बाद में डिजास्टर। बाद में डिजास्टर होता है, क्योंकि ये भी पैरामीटर दिमाग वाला ही था। दिल की आवाज तो सुनी नहीं ना, दिल की आवाज पे तो मारा डंडा है। तो कितने हमारे भारत में अनसक्सेसफुल मैरिज वो मानी जाती है जिसमें डाइवोर्स हो जाता है। ये सोसाइटी में है ना, अनसक्सेसफुल मैरिज कौन सी है जिनमें डाइवोर्स हो गया। आपको ताज्जुब होगा, उससे कई गुना ज्यादा अनसक्सेसफुल मैरिज वो है जो पति पत्नी अपने जीवन साथी को ढो रहे हैं अपनी जिंदगी में। 1000 में से कितने डाइवोर्स होते होंगे एक अंदाजन? रमनी बहन कितने % डाइवोर्स होते हैं मैरिजेस में, आपने जितना समाज में देखा? मान लीजिए 100 शादी हुई आपके सामने, 100 में से कितने % डाइवोर्स हुए? नहीं, सिर्फ 10-20% ही। 10 बाकी तो टोल रहे 10% भी बहुत ज्यादा बताए आपने। मुश्किल हाँ, से बट शायद 4 या 4% से ज्यादा डाइवोर्स नहीं होते। चार। लेकिन जो साथ रह रहे हैं एक्चुअल में फेलियर कितने हैं साथ रहने वालों के? मैं समझता हूं 95% मैरिजेस फेल हैं कॉम्पेटेबिलिटी के मामले में। साथ तो रह रहे हैं पर वो फेल हैं, डाइवोर्स से कहीं कई गुना ज्यादा। घर घर में आप देख लेना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कंप्लेन करते नजर आएंगे जगह 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 जगह। आपस में तो करते ही करते हैं, बाहर भी कहना शुरू कर देते हैं। और घर में माहौल अजीब रहता है। 5% ऐसे खुशकिस्मत हैं जो खुश रहते हैं एक दूसरे से। 95% हमेशा अनहैप्पी, किसी ना किसी बात पे बुरा, किसी ना किसी बात पे। बस उनके चेहरे पे बस यही होगा, जी हम तो बस जैसे तैसे काट रहे हैं, जिंदगी कट जाए किस तरह। मैं क्या हुआ भाई? अरे नहीं भाई साहब, वो बच्चे हो गए थे, अब क्या करते हैं, बच्चों के कारण कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ऐसे सुनने को आपको मिल जाएगा। उसके आगे की कहानी मैं इसलिए नहीं बताना चाहता इस प्लेटफॉर्म पे, फिर कहानियां कुछ और भी बढ़ती हैं इस कंडीशन में आने के बाद में। वो डैश 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 अंडरस्टूड है। है ना? डैश 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 अंडरस्टूड। ऐसी कंडीशन के बाद क्या होता है? क्या जो साथ रह रहे हैं उन्हें आप सक्सेसफुल मानोगे? किस एंगल से सक्सेसफुल है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। कॉम्पेटेबिलिटी नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं है, तो कहां सक्सेसफुल है मैरिज? निभाने वाली कहानी है, भैया निभा लो, कॉम्पेटेबिलिटी तो है नहीं। कहीं से कहीं तक कॉम्पेटेबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि मैरिज जब होनी थी उससे पहले जो पैरामीटर थे वो कॉम्पेटेबिलिटी वाले थे ही कहाँ। वो तो इंची टेप ले रखा था हाथ में। इंची टेप होता ना, जैसे जैसे वो टेलर होता है, उसके हाथ में जब भी जाओगे इंची टेप उसके हाथ में मिलेगा। आपने कपड़ा दिया, पहले नापेगा कपड़ा कितना लाए हो, वो पूछेगा नहीं क्या बनाना है। पहले कहेगा, आप कहोगे जी इसका सूट बनना है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सूट भी बन जाएगा। पहले वो नापेगा भाई कपड़ा लाए हो सूट के लायक है या नहीं है।
तो रिश्ते इंची टेप लेकर होते हैं आजकल, उनमें कितने सारे पहलुओं को नाप नाप के देखा जाता है। अरे अरे, मैं अपनी मुझे बात बताऊं, अपने ही बहुत नजदीकी लोग, क्या हुआ, एक लड़की देखने का प्रोग्राम चल रहा था, चलो भी ठीक है। अब पता है कहानी क्या रखी जाती है, कहते हैं अच्छा एक काम करो, अब लड़की से कहा जा रहा है चल के दिखाना जरा, भाई कहीं वो टेढ़ा मेढ़ा ना चले, उसकी पैर वैर खराब ना हो, चलवा के भी दिखाया जाता बकायदा। और लड़की देखने के लिए तो भाई साहब शर्म आ जाए, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, इंसल्ट सी लगती है मेरे को। इंसानियत की सबसे बड़ी जो इंसल्टिंग है ना, वो चुनाव करना है लड़की का, खास तौर से। ऐसे 1 मिनट में रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो ना क्या है भाई, क्या हुआ, लड़की तो अच्छी लग रही है, नहीं वो जो उसकी चिन्ह है ना, वो डबल चिन्ह है। अच्छा, क्या करोगे भाई उस चिन्ह का, डबल चिन्ह का, तुम क्या हो जाएगा इससे, अगर डबल चिन्ह है भी तो क्या हो गया, नहीं वो धारी उसकी ज्यादा पड़ती है गले पे। अच्छा जी, मतलब कैसे कैसे रिजेक्शन होते हैं और कैसे कैसे सिलेक्शन होते हैं। इट इज अ फनी गेम। कैसे कैसे मतलब कितना कॉम्प्लेक्स कर दिया है इस चीज को। इसीलिए फेलियर बहुत भयंकर है। लोग कहेंगे कहाँ भैया, हमारे सोसाइटी में तो डाइवोर्स 2-3% होते हैं। कहाँ सक्सेसफुल है मैरिजेस भाई, घर घर में देखो कैसे युद्ध चलते हैं, शीत शीत युद्ध चल रहे हैं। आज पति ने कुछ कह दिया, 1 महीने तक पत्नी अपना चलती रहेगी। अब पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति चलता रहेगा, 1-1.5 महीने तक कोल्ड वार चलती रहेगी उसके बीच में। और कोई कोई तो इस हद तक पहुंच जाते, पब्लिकली आ जाती है चीजें ये, क्योंकि मूल में प्रॉब्लम पहले दिन ही, शुरुआत ही गड़बड़ से हुई है, चुनाव ही गड़बड़ है सोसाइटी के अंदर। अगर कोई हार्ट लेवल पे अगर कोई समझ जाए, मैं कह रहा हूं कोई जागरूक नहीं भी है, एनलाइटन नहीं भी है, अगर एक कपल मतलब 2 लड़के लड़की हैं या स्त्री पुरुष हैं, एनलाइटेंड नहीं भी हैं, तो आपके हार्ट के पास वो विशेषता तब भी मौजूद होती है जब वो आपको बता सकता है। और शर्त पता है क्या होगी, जब वो हार्ट बता रहा होगा तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, आपका वो पैरामीटर फेल हो जाएगा। ऐसे भी विवाह हुए हैं कि भाई लव एट फर्स्ट साइट, एक कहानी है ना, पहली दृष्टि में ही प्रेम हो गया और पता लगा पूरी लाइफ बड़ी सक्सेसफुल हुई। उन्होंने कुछ नहीं देखा एक दूसरे का, बस ऐसा लगा कि बस अच्छा लग रहा है, खत्म, फिनिश। पर ये बहुत रेयर हुए हैं, बहुत रेयर चांसेस है। ये एक इतनी गंभीर समस्या है हमारे भारत की, बहुत ही भयंकर, गरीब, बहुत बुरी हालत है। मतलब घरों के अंदर जो हाल देखता हूं ना मैं, मुझे तो अफसोस होता है भैया क्या कर रहे हो, पता नहीं क्यों। और करना क्या है इसे सही करने के लिए, बहुत छोटी सी चीज करनी थी, जो भी मैंने पहले बताया। ये समझ लो कि दूसरा भी कंडीशन है, इसी से समस्या खत्म हो जाएगी। ये समझते ही कि हमें अपनी कंडीशनिंग दूसरे पे नहीं लादनी, दूसरा कोई और है, उसकी अपनी कंडीशनिंग है, हमारी कोई अपनी कंडीशनिंग है, एक दूसरे पे कोई चीज ला देंगे नहीं, बस इतनी सी चीज से ही सारी चीज ठीक हो जानी थी। लेकिन नहीं, लादे बगैर तो मजा आएगा ही नहीं। जब तक पार्टनर में 10-20 दोष ना निकाल के उसे हाईलाइट ना कर दिए जाएं, तब तक तो दिल को, मन को चैन पड़ता ही नहीं है। और जैसे ही ये समझ में आएगा कि 2 हस्बैंड वाइफ जरूर है पर 2 कंडीशनड अवेयरनेस है, तो समस्या उसी क्षण सॉल्व हो जाएगी। अगर हम ये समझ जाएं कि हम भिन्न हैं एक दूसरे से। देखो माथा देखो, बुखार तो अभी भी वैसे है कुछ, मतलब होगा 100 या 99 नहीं होगा। की आवाज है। मैं कह रहा था, अगर मानव ये समझ जाए कि सब मानव भिन्न हैं, अपनी अपनी परवरिश, अपनी अपनी कंडीशनिंग के कारण, यकीनन कोई झगड़ा नहीं होने का। झगड़ा अपेक्षा का है कि हमारी कंडीशनिंग पे
दूसरा फॉलो करे हमारी कंडीशनिंग को, तो झगड़ा इसी बात का है। कितना कॉम्प्लेक्स है ना ये विषय हमारे भारत में। वैसे भी भैया दो जने हैं, अलग अलग फैमिली से आए हैं, अलग अलग परवरिश है, लाइक्स अनलाइक्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना। जो मतलब इवन कोई घर में बहू लाता है या लड़की देता है, उनको भी पहले बच्चे को उस तरह का वातावरण देना चाहिए ना, उसकी लाइक्स अनलाइक्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, थोपने की बजाय। अपने आप बच्चा फिर प्यार में समझ ही जाता है। ये क्या तो पता आपने नहीं। बहन वो बात बोल दी जो चाहिए वाले में आती है, पर ये चाहिए वाला फॉलो कौन करता है? वो तो अभी घर में बहू का प्रवेश हुआ ही है, अगर टिपिकल सासू माँ है तो बस उसने सोच लिया भैया तेरी तो जिंदगी उजड़ गई, अब तेरा जो वो था अधिकार छिन गया आज से ही, और तेरा बेटा तो अब तेरे हाथ से निकल गया। टिपिकल सास तो ये सोच लेती है उसका। और लड़की को पहले से ही फीड करके भेजा हुआ है माँ बाप ने, चिंता मत करियो हम हैं, जरा सी कोई बात हो जाए हमें बता देना, हम देख लेंगे। वो माँ बाप भी कंडीशन है, उन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस घर में लड़की जा रही है उस घर का माहौल अलग होगा, और तालमेल बैठाने में सालों लग जाएंगे। उन्होंने भी मौका नहीं दिया, बस तू बेटा फोन कर दियो, जरा सी दिक्कत होगी हम हैं तेरे साथ में बस। वो भी अपना चौड़ी हुई है, उसे भी मतलब नहीं इस बात से। वो सोच रही है जो मायके से मैं कंडीशनिंग लाई हूं वो मैं यहाँ लाद लूं, और ससुराल वाले सोच रहे हैं जो हमारी कंडीशनिंग है हम अपनी बहू पे लाद दें। बस इसी चीज का झगड़ा चल रहा है। और लड़का अगर मम्मास बॉय हुआ फिर तो लड़की का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, वो तो कहीं की नहीं रही। वो आई है, वो सोच रही है भैया इस घर में तो मेरा कोई है ही नहीं। ये लड़का मम्मास बॉय है, वो समझने की भी कोशिश नहीं कर रहा है कि लड़की अलग घर से आई है, उसकी भी रिस्पेक्ट दे दूं मैं। वो सोच रहा है बस मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो कहानियां बड़ी कंडीशनिंग की बड़ी अजीबो गरीब है। और उसे ये प्रूव करके दिखाना है, लड़के को शादी करते ही ये प्रूव करना है अपनी मम्मी को कि मैं तो वही हूं, मैं बदला नहीं हूं। और लड़की है अपेक्षा लेके बैठी हुई है, यार अब तो शादी हो गई मेरे से, अब तो मेरी तरफ भी देख ले थोड़ा बहुत, मेरी भी भावनाओं की कदर कर ले, या मम्मी का ही ध्यान रखेगा, मम्मी की सारी भावनाओं की, अपने खानदान की सारी भावनाओं का ख्याल रखेगा। लड़की ये सोचे पड़ी है। ये एक पिक्चर मैंने आसपास इसके विपरीत देखी है कि इन लॉज बहुत ज्यादा लविंग होते हैं, हर के बात मानने वाले होते हैं, वहां लड़कियां आकर बिगड़ जाती हैं। उलट कहानी हो जाती है। आजकल सभी फ्रेंडली रहते हैं ना, उसका भी मैंने ड्रॉबैक बहुत फैमिलीज में देखा है। वहां भी फैमिलीज मतलब डाइवोर्स पर आ जाती है, जो इतना ज्यादा फ्रेंडली भी रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया आजकल बच्चों को। बच्चों को कुछ नहीं हुआ, सबको, सभी को सब कुछ हो गया है, सभी को कुछ कुछ हुआ हुआ है, खाली बच्चों का मैटर नहीं है। हाँ, बड़ों का भी कुछ ना कुछ रोल सभी का होगा। गड़बड़ है, क्योंकि संतुलन नहीं है व्यवहार में। अगर एक, देखो, आप फ्रेंडली हो इट्स ओके, आप बच्चे के साथ ही फ्रेंडली हो इट्स ओके, बट एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस मस्ट बी देयर। एक आदर्श दूरी होनी बहुत जरूरी है, वरना वो रिस्पेक्ट कैसे रहेगी? मैंने बोला था ना एक बार, बड़ा पेड़ के नीचे आप छोटा पौधा लगा दो, छोटा पौधा तो पनप ही नहीं सकता, बड़ा वाला पेड़ सारा खाना पौधे का खा जाएगा खुद ही। वो जो दूरी पे पौधा लगाया जाएगा पेड़ से तब पनपेगा। कहानी ये भी है ना, विवेकशीलता होनी बहुत जरूरी है, एक आदर्श भाव होना जरूरी है, रिस्पेक्ट होनी जरूरी है। रिस्पेक्ट इस चीज की भिन्नता की रिस्पेक्ट। होता क्या है कि
अगर इन लॉज बहुत बढ़िया है, वो सोचेंगे बस ये तो मेरी बेटी है, और वो ये भूल जाते हैं बेटी तो बनाया पर उसकी कंडीशनिंग अपनी भी है, उधर भी थोड़ा ध्यान देना है। बेटी तो मान लिया, अच्छा ठीक है, अब बेटी मान के फिर बेटी जैसी एक्सपेक्टेशन शुरू कर दी, पर वो ये भूल गए हैं कि दूसरे घर की कंडीशनिंग अलग है। तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी थी कि कंडीशनिंग अलग है, धीरे 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 मोल्ड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर अगर लड़की किसी दूसरे घर में जा रही है तो ये माना जाता है कि दूसरे घर की सारी चीजों को वो एक झटके में अपना ले। ये बहुत फॉल्टी सेटअप है, फॉल्टी सेटअप है। वो ये चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई अपना जो अस्तित्व है उसका बिल्कुल जीरो कर दे, वो एकदम जीरो कर दे, सारा खत्म कर दे, बस वो उसी घर की होके रह जाए। पेरेंट्स भी विदा करते हुए कहेंगे बेटा अब तू हमारी नहीं रही है। कैसे नहीं रही भाई, ना अब तो तू बस उस घर के हिसाब से चलियो। यहाँ टीचिंग में भी थोड़ी गड़बड़ है, बल्कि ये कह के रखना चाहिए था बेटा दूसरा घर है ना, वो हमारे जैसा नहीं है, हमारी भावनाएं अलग हैं, उनकी भावनाएं अलग है, बेटा रिस्पेक्ट करना भावनाओं का। तो बात अलग थी ना, हमने तो कन्या दान कर दी, अब तो तू बस वहीं की है, अब हमारे से तेरा कोई लेना देना नहीं है। कितना रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये। लड़की एक दिन में खत्म हो गई, माँ बाप ने 1 मिनट में जीरो कर दी लड़की अपनी लाइफ से। या इसके दूसरे माँ बाप होंगे, नहीं बेटा चिंता मत कर हम हर हाल में खड़े हैं, वो हर 2-2 मिनट बाद फोन करके उसे नई नई सूचनाएं दे रही होगी, ताजा ताजा सूचना, मम्मी आज ये हो गया, आज ये आ गया, आज वो आ गया। वो यहाँ बिल्कुल ही अपोजिट गड़बड़ हो गई, ये अति हो गई। और वो भी एक अति थी, अब तो तू पराई हो गई, दोनों अति हैं भाई। आदर्श किस चीज में है कि दूसरे की भी चीजों का सम्मान किया जाए। या तो तुम ऐसे हो जाओ या वैसे हो जाओ, दोनों ही चीज गलत है ना, संतुलन में क्यों नहीं रह सकते। लड़की तो ब्रिज है, लड़की ब्रिज है, ब्रिज दो परिवारों का ब्रिज है। ब्रिज तब बनेगी ना जब दोनों का बराबर सम्मान होगा, दोनों के परिवेश का बराबर सम्मान होगा, तभी तो ब्रिज बनेगी। यहाँ माँ बाप भी भेज इसीलिए रहे हैं भैया, तू तो बस अब पराई हो गई आज से हमारी। अब लड़की को रोना इसीलिए तो आ रहा है, मैं एक ही दिन में शादी ही तो करी है मैंने, एकदम पराई हो गई मैं, एकदम खत्म, इसलिए तो रोती है लड़की कि अब तो मेरा कोई रहा ही नहीं यहाँ पे। माँ बाप ने भी कह दिया अब तो तू पराई है, जिसने जन्म दिया उसने कानों में उसके फूंक मार दी, अब तो तू पराई हो गई। तो अधमरी तो लड़की वैसे ही हो जाती है और फिर बाद में ये भी कहते हैं हम हैं हम देख लेंगे। या तो ये मत कहते तू पराई हो गई, तो ये कहने की जरूरत नहीं होती हम हैं हम देख लेंगे, यानी कि दूसरी चीज भी गलत कर दी। कितनी पेचीदगी महसूस कर रहे हो आप, बता तो रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो कितनी सोसाइटी की प्रॉब्लम कितनी जबरदस्त है, इसलिए घर घर में दुख तकलीफ नाराजगी लड़ाई झगड़ा विवाद घर घर में मौजूद है आज। महसूस जॉइंट कर पा रहे फैमिली हैं मेरी बात को। खत्म ही हो गए भैया। भैया एक अच्छी चीज शेयर करना चाह रही थी। मतलब जैसे इसका रिवर्स था कि हमारी दादी ने बोला था कि मतलब कि ये घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा शादी के टाइम पे। हाँ। और उन्होंने हमें पढ़ा लिखा के इंडिपेंडेंट बनाया कि जॉब जरूर करवानी है लड़कियों को। और फिर साथ में ये भी बोला कि जो आप कह रहे हो ना, मतलब इसका उल्टा ही बोला, अच्छा बोला उन्होंने। पहले मुझे लग रहा था कि गलत संस्कार है शायद ये, लेकिन उन्होंने हमेशा ये रखा कि यहाँ हमेशा तुम्हारे लिए खुला है ये। अगर तुम्हें उस घर में जरा सी भी तकलीफ हो तो ये घर हमेशा खुला रहेगा, मतलब ये बोला था उन्होंने।
हमारी शादी के टाइम पे। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जैसे मदर इन लॉ ने जब फर्स्ट टाइम मुझे फोन किया तो उनको इस बात की चिंता थी कि तुम्हारा हमारे घर में मन लगेगा या नहीं लगेगा। मतलब दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा परिवार मिला। तो ये लक की बात है। पर आपकी नजर में, आपके संपर्क में बहुत सारी महिलाएं होंगी मीनाक्षी, हाँ, बहुत क्या बहुत प्रॉब्लम है। सारे लोग ऐसे ही हैं जैसे आपके घर में है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अभी आजकल इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि बच्चे कह रहे हैं, जैसे आपने बोला ना 95% मैरिजेस जो हैं वो अनसक्सेसफुल हैं, जो कि साथ रह के भी झगड़ते रहते हैं, हाँ, वो और भी ज्यादा गलत है। तो उनके बच्चे कह रहे हैं कि हमें शादी करनी ही नहीं है। आजकल जो बच्चे हैं ना वो शादी नहीं करना चाहते। क्योंकि उन्होंने दुष्प्रभाव, वो उस शादी का बुरा परिणाम है ना बच्चे। हाँ मतलब दे आर द आजकल आउटकम ऑफ दैट बैड मैरिज। ये चीज हो गई है, बच्चे चाहते हैं कि हम शादी करनी नहीं है। क्योंकि बच्चों ने जब से होश संभाला, माँ बाप को किच 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 करते हुए ही वो बड़े हुए, सुनते 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 बड़े होने तक। तो क्या वो उनको मन करेगा शादी करने का? खुद ही सोच लीजिए। ये मेरे आसपास जो लोग हैं ना, मैं उनको ये बोलती हूँ तुम थोड़ा डिस्टेंस बना लो, मतलब अलग अलग रह लो, थोड़ा हाँ, दूर दूर रह लो भाई। लड़ाई मत करो ना बच्चों के सामने। अब लड़ाई का मूल कारण मैंने बता दिया, अपनी अपनी कंडीशनिंग से लड़ रहे हैं। लड़ाई किस चीज की है? कंडीशनिंग की है। और कोई है ही कोई भैया चीज यहाँ की पे लड़ाई? एक एक चीज और थी कि आपसे जब से भी बात शुरू हुई है ना, तो आपकी जो भी कंडीशनिंग थी मेरे अंदर थी, तो वो बहुत सारी टूट गई मतलब, और मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाया। और बहुत अच्छा रिश्ता हुआ। हमारी जो थोड़ी बहुत कमियां थी वो हमारे रिश्ते में बहुत, मतलब कि एक क्रेडिट देती हूँ इस चीज में कि मतलब आपकी वजह से हमारा रिश्ता बहुत इम्प्रूव हुआ। आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं बहन। मेरी वजह से नहीं, ये श्री माता जी की वजह से। जो ये प्लेटफॉर्म माँ हाँ, का है, मैं उसमें कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आपने बहुत सारी बातें ऐसी बताई मुझे, मतलब इसके सेशंस के अलावा, जो बहुत काम आई। वो तो चूंकि एक अवलोकन रहा, सोसाइटी को मैं देखता हूँ। मैं अभी किससे बात कर रहा था, पता नहीं कल किससे बात कर रहा था, कल जसलीन से बात कर रहा था क्या मैं उससे कह रहा था मेरा तो अब दिल ही नहीं लगता यहाँ पे संसार में। किससे बात करी थी वो जसलीन, पता नहीं। नहीं, 2-3 जनों से मैंने बात की कल, पता नहीं किससे मैं कह रहा था मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पे दुनिया में। क्यों नहीं लगता? कारण ये है क्योंकि ये सब देखते देखते मन ऊब गया। मतलब जिधर अच्छा। देख लो किच 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 हर जगह सोसाइटी में। मतलब क्या मुसीबत है भाई? चैन से रहते क्यों नहीं हो इंसानों? अब इसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती है भगवान। बस मनुष्य तो ऐसा हो गया, बस दूसरे की गलती बताने के लिए पैदा हुआ है। और सब एक दूसरे की गलतियां ही गलतियां बताए जा रहे हैं। रास्त सॉल्यूशन पे कोई जाना चाहता है या नहीं, समझ में नहीं आता। कौन से सोसाइटी में कब रहूं, कहां तक रहूं, इस जैसे वो जैसे होता है ना, किसी गटर में चले गए आप। अब गटर में कोई चीज अच्छी तो मिलेगी नहीं। ये संसार एक गटर है, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप इसमें से अपना एक संसार तैयार नहीं करोगे तो गटर में ही रहना पड़ेगा। और श्रीमाता जी ने एक अपने लेक्चर में बोला है, अगर आपको याद हो, कि एक माँ का ग्रुप बनाओ और वो एक अलग एक दुनिया होगी, एक अलग दुनिया होगी। अब है एक लेक्चर, इसमें श्रीमाता ने इस बारे में इंडिकेट किया। माँ के ग्रुप की बात भी करी। उन्होंने कहा कि आपको एक नया ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा करके मैंने सुना था लेक्चर श्रीमाता जी का। तो ये आज के समाज में आप चारों तरफ देखो तो सही, अगर आप जागरूक हो ना, आप एक पल भी आपका दिल नहीं लग सकता यहाँ पे। आज की दुनिया में इतनी दुर्गति है, इतना मुसीबत है सब जगह 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 जगह। मेरा तो कहीं आने जाने का भी दिल नहीं करता अब, इसी कारण से। बहुत मजबूरी में कहीं जाना होता है, मैं नहीं जाता कहीं भी। बहुत ही कुछ निभाना विभाना पड़ गया, ठीक है, एक ऊपर से दिल ही नहीं करता। और मैंने पिछली बार भी कहा था ना, मेरा दिल करता है भाई कोई शादी का कार्ड ना दे दे मुझे, जाना पड़ जाए मुझे। वहां क्या है? कुछ भी नहीं, वही का वही, वही का वही, सब दिखावा, ये वो, फालतू की झंझट। वो पता लगा बारात चलेगी, सड़क पे सारा ट्रैफिक जाम कर लेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, शोर मचाएंगे, हाई पिच का डीजे चलाएंगे। क्या है मतलब ये? व्हाट इज दिस? क्यों इतना शोर शराबा? क्या इससे मिलने वाला है? किसी को क्या खुशी मिलती है इतना शोर करके? अब तो धार्मिक बारातें निकलती हैं तो इतने कांड फाड़ डीजे होते हैं उसमें। आज मैं
क्या निकल रहा था पता नहीं। आज मैं मिस्त्री के पास गाड़ी ठीक कराने गया। 12 वफात है ना आज। नहीं, 12 वफात नहीं थी वो तो, वो कोई मूर्तियां मूर्तियां सजा रखी थी ठेले पे। अरे बाप रे, क्या डीजे सेट रखा हुआ था। मेरी गाड़ी का मेरे को लगा शीशे टूट जाएंगे इसके गाड़ी के, इतनी जोर से शीशे, पूरी गाड़ी जैसे झंझनानी। मैंने कहा ये तो आज तो सारे शीशे फोड़ देंगे ये। मतलब क्या मतलब है गणेश। इस चीज का, हम्म, इतना शोर, पागलपना। और होली खेलते हुए जा रहे थे कुछ लोग, होली खेलते हुए सड़क पे सबने गुलाल गुलाल उड़ा रहे थे। पता नहीं क्या है आज, कौन सा ओहो, धार्मिक वो है। विसर्जन किया ना, आज विसर्जन था शायद। अरे भैया भगवान। गणेश, ये आज अच्छा, विसर्जन का चक्कर होगा वो। आज विसर्जन हुआ है। हाय भगवान। श्री गणेश जी भी सोचते होंगे हर साल मेरा विसर्जन कर देते हैं, ये अपनी कंडीशनिंग का विसर्जन कब करेंगे। मेरा भी दिल नहीं लगता अब इस संसार में। श्री गणेश जी सोचते होंगे श्री माता जी कहाँ फंसा दिया मुझे। वो भी ऐसे ही कहते होंगे जैसे मैं कह रहा हूं। और इंसानों का हाल देखिए, इनकी दिमाग ऐसे हैं, आधे आधे क्या मैं करूं, 90% पागल जैसे लगते हैं बिल्कुल। मतलब एक अजीब सा पागलपना फैला हुआ है पूरी दुनिया में, और उस पागलपने में डूबे हुए हैं बुरी तरीके से। समझ ही नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, आखिर कर क्यों रहे हो, व्हाट यू विल गेट। अजीब पागलपना भाई सोसाइटी में। तो यहां कैसे दिल लगेगा, कहाँ जाएं भाई अब हम लोग। तो इसलिए इसे एक नई सी दुनिया बना लेते हैं, और क्या करें। थोड़े से लोगों की दुनिया ठीक है, बहुत है इतनी, काम चल जाएगा जब तक मृत्यु नहीं आती। वरना वाकई यहाँ जीना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है। ये सब पागलपना देख देख के मन ऊब गया। हृदय बिल्कुल गवारा ही नहीं करता आज का माहौल। झगड़े ही झगड़े, किच किच, कहना सुनना, परिवार के परिवार, सोसाइटी की सोसाइटी है। अब आजकल एक धार्मिक उन्माद और बढ़ता जा रहा है। फेनेटिज्म इस भयंकर तरीके तक पहुंच गया, एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं लोग, ऐसी हालत में पहुंच गए। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है मनुष्य। और घर घर में यह हालत है, एक दूसरे को कोई जानना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं कोई। हालत ये है। मतलब चलो ये तो बहू की और उसकी बात हो गई, सास की। मैं तो कहता हूँ यहाँ बच्चों की जान ले रखी है माँ बाप ने, ऐसी तैसी मार रखी है बच्चों की। बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, 40 साल के हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, माँ बाप ने ऐसी तैसी मार रखी है। कई घरों में मैंने हालत देखी है ये। जीने नहीं देते बच्चों को भी माँ बाप, अपनी अपनी चलाते हैं। 70 साल के माँ बाप हो गए हैं, तब भी वो अपनी ही चलाएंगे। मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है ये सब कुछ। मेरे मन में क्वेश्चन आता था हृदय में, मैं था यार ये कैसे माँ बाप है। जब छोटे थे तो माँ बाप कहते तुम छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं है, ठीक है। थोड़े बड़े हुए, नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। अच्छा चलो भाई ठीक है। अब और बड़े हो गए, शादी भी हो गई, अब तो तुम बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हो। अब तो तुम बिल्कुल माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। और बड़े हो गए थोड़े से, अब बच्चे भी हो गए, बच्चे भी शादी करने लायक हो गए। अब भी वो जो 70-70 साल के बैठे हैं, अब भी मुंह फुलाए बैठे हैं। भाई क्या चाहते हो। बचपन से लेके बूढ़े होने तक चैन से रहने नहीं देते माँ बाप, क्योंकि अपनी ही चलानी है उन्होंने आज भी। खुद के पैर कवर में लटके हुए हैं, पर चलानी उन्होंने अपनी है अब, अभी भी इस कंडीशन में भी। तो ये खाली मैं किसी की कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं हैरान हूं जो चेतना का स्तर है लोगों का, मानव का, कहाँ चला गया, कौन से गर्त में चला गया आज की तारीख में। मतलब माँ बापों का हाल ये है कि बच्चों की शादी भी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, और उनकी जिंदगियों में इस कदर दखल अंदाजी है और इस कदर नाराजगी रखते हैं कि अब वो ह्यूमिलेट करते हैं। अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारा ख्याल नहीं रखता। मतलब कमाल की बात देखो आप। मतलब अब समझ में आता है, लोग कहते हैं ना भैया बच्चे इसलिए चाहिए थे तुम्हें बच्चे।
अपना ही अपना ख्याल रखवाना था, और बचपन से लेके बड़े होने तक अपना ही ख्याल रखवाना है। इसलिए बच्चे चाहिए इंसान को, कि बूढ़े होने पे हमारा ध्यान रख ले। बचपन में बच्चे हुए तो समाज में हमारी इज्जत हो गई, बच्चे हो गए। अगर बच्चे नहीं होते तो समाज में बेइज्जती हो जाती, संतान नहीं हुई। हर रिश्तेदार कहता है अरे बच्चा नहीं हुआ। हर रिश्तेदार आ रहा है, अरे क्या हुआ, बिना मांगे सलाह देगा। वो चाह ना रहे हो बच्चे, कि वो नहीं चाहते, भाई हम नहीं चाह रहे 4-5 साल। अभी किसी की शादी हुई है कपल की, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे 1 साल बाद ही, अरे संतान नहीं हो रही, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सेंसेबल है वो कपल, वो कह रहे हैं नहीं भाई 4-5 साल तो हम सोचते नहीं अभी। तो 5 साल तक उन्हें जीने नहीं देने के, चारों तरफ उनसे यही कहा जाएगा। अच्छा, जो कह रहे हैं उनकी एक सीन बता देता हूँ। वो कह कौन रहे हैं, उनके संतानें तो हैं, पर वो संतानों की इज्जत नहीं करते, उनकी संतानों से लड़ाई होती है। वो लोग नए कपल से कह रहे हैं तुम्हारी संतान कब होगी। है नहीं फनी बात ये सोसाइटी की। भाई तुम अपने बच्चों की कदर कर नहीं रहे, तुम क्यों चाह रहे हो कि दूसरे के बच्चे हो जाए। तो ये क्या है, एक अजीब सा माहौल है, बिना सोचे समझे जिए जाओ। कोई कोई लॉजिक है जीने का? किस लिए जी रहे हो, जन्म लेके आए, क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो भाई, कुछ नहीं पता। घर घर की कहानी। भैया 2-4 लकी लोग हैं जिनके घर में बड़ा सुकून शांति है, वाकई उन पे परमात्मा की अनुकंपा है। वरना तो घर घर में बॉर्डर बना हुआ है। बॉर्डर होता है ना, जैसे सीमा देशों की, घर घर में सीमा दिखाई देती है। एक बॉर्डर के इस पार तो एक बॉर्डर के उस पार। फैमिली बड़ी है तो अब ये झगड़ा ये चलता है कौन किसकी तरफ है। झगड़े ही झगड़े। किसी ने किसी के साथ बिजनेस कर लिया, खुशी खुशी, आज बड़ी खुशी से एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। 2 साल बाद एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। भाई क्यों साथ करा बिजनेस, वही तुमने क्यों पार्टनरशिप में शुरू करा, लेकिन बुराई शुरू हो गई। अब वो ऐसे कर दिया, हमारे को इसने वो कर दिया। भाई तुमने बिजनेस क्यों शुरू करा इतने नजदीक रिलेशन में ना? तब लालच आ रहा था, भाई रिश्तेदार है ध्यान तो रखेगा हमारा। यानी कि रिश्तेदार के साथ इसलिए बिजनेस किया कि जो मेरी कंडीशनिंग है, हमारी कंडीशनिंग है, वो फॉलो कर लेगा। अगर थोड़े दिन बाद उसने फॉलो नहीं किया तो उसमें अब कीड़े निकालने शुरू कर दिए, वो बुराई शुरू हो गई। तब हर तरीके से, ये मैंने आज आपको चित्रण दिखाया संसार का, सोसाइटी का क्या हाल है आज की तारीख में। अब जरा सोचो, आप लोगों को श्री माता जी ने एक रास्ता दिया, अब समझ में आना चाहिए कि दिया किस लिए है। आया कुछ समझ में इतनी सारी पिक्चर दिखाने के बाद? दिखाई देती है कैसी है पिक्चर ये? और ये काल्पनिक नहीं है, मैंने सब अच्छे से देखा हुआ है ये सब। हंसी और हैरानी तब होती है घर में अशांति वाले, घर में अशांति फैलाने वाले घर में, जहां माँ बाप अपनी ही चलाते हैं, वो दूसरे से ये कहते पाए जाते हैं यार, अरे बच्चा कब होगा तुम्हारे, बच्चा कब पैदा करोगे। हैरानी होती है, भाई तुमने क्या कर लिया बच्चा पैदा करके, जो दूसरों को कह रहे हो कि तुम भी बच्चे पैदा करके ऐसे ही करो जैसे हम कर रहे हैं। हमने मुसीबत खड़ी कर रखी है बच्चों की, तुम भी ऐसी करोगे। तो कमाल की बात है, बिल्कुल आश्चर्य होता है। अच्छा, क्या हो जाएगा, संतान कर दिया, हो गया ठीक है, आपने संतान पैदा कर दी, क्या दोगे उसको, क्या है आपके पास देने के लिए? यही कूड़ा करकट जैसे संस्कार, जो आपस में ही लड़ते लड़ते बुढ़े हो गए, तो बच्चों को भी वही दिया। आगे बच्चे कहीं भी शादी करेंगे, वो भी आगे ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे लड़ाई झगड़ा, फिर उनके भी बच्चे आगे लड़ाई झगड़ा कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सारे में झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा। मुझे लगता है यही हालत देख के श्री माता जी को बड़ी दया आई होगी।
मैंने तो इतना अच्छा मानव तैयार करा, महादेव जैसा मानव बनाया मैंने, और इन्होंने क्या हाल कर दिया। उनको लगता होगा, अफसोस होता होगा थोड़ा। और श्री माता जी ने एक और खूबी की बात करी। श्री माता जी ने हमारी अपनी मूर्खताओं को हमें नहीं बताया कि तुम मूर्ख हो, तुमने मूर्खताएं की। माँ ने कहा नहीं 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 बेटा, वो जो है ना, वो इविल स्पिरिट्स, इविल फोर्सेस जो है ये करती हैं, ताकि हम डिस्करेज होके शुरू ही ना करें मेडिटेशन। हम डिस्करेज हो जाएंगे, अच्छा हमारे तो इविल फोर्सेस हैं, चलो भाई हम नहीं करते, हमारे पास की नहीं है करना। माँ ने कितनी सफाई से, बड़े प्यार से बताया, नहीं 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 बेटा, वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो इविल इविल निगेटिव पावर्स हैं आजकल, निगेटिव फोर्सेस, सैटनिक फोर्सेस के कारण तुम पे प्रभाव है। अगर काश वो मेरी तरह बता देती कि बेटा सैटनिक फोर्सेस तो तुमने इनवाइट कर रखी हैं, अपने आप से थोड़ी आ गई, खुद ही तो इनवाइट किया तुमने ये सब कर करके। पता है डोमिनेट करना ठीक नहीं है, किसी को अपने बल से दबाना ठीक नहीं है, तो हमें पता है ना पहले से ही, फिर भी क्यों दबा रहे हैं हम। जब हम दबाने का प्रयास करेंगे तो सैटनिक फोर्सेस के चेहरे पे तो स्माइल आएगी, ले तू मेरे मतलब का हो गया। हु हैज इनवाइटेड सैटनिक फोर्सेस? क्या हम अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? सोचने वाली बात है। मानव अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? माँ ने तो दिल बहलाने के लिए बहुत कुछ बता दिया, जिससे हम खुश होकर अपना अपनी मेहनत करके थोड़ा थोड़ा अपना परिष्कार कर सकें। फिलहाल तो अपना सारा दोष हम सैटनिक फोर्सेस के मत्थे पे मढ़ दें, अपनी सारी बेवकूफियां हम निगेटिव एनर्जीज के ऊपर मत्थे मढ़ दें, थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलने के बाद थोड़ा सा प्रकाश मिले, और उस प्रकाश में हम देखें अच्छा ये तो हम ही हैं, कोई सैटनिक फोर्सेस वोर्सेस नहीं है, हम ही तो हैं ये सब कर रहे हैं। और जब अपने अंदर से समझ गए कि हम ही हैं सारी चीज फैलाने वाले, तो फिर हम अपना धीरे धीरे सुधार भी कर लेते हैं। और जब सुधार हो जाता है हम कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा था, अब शिमाते की शक्ति काम कर रही है, अब सैटनिक फोर्सेस काम नहीं कर रही। हम अपने आप को यहाँ भी संतुष्ट कर लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है माँ ने कर दिया। सारा क्रेडिट हम माँ को देंगे ही देंगे, निश्चित रूप से हम देंगे, माँ ही है हमारी। लेकिन हकीकत क्या है कि हमने समझा, हमने बारीक चीज समझी, और हमने धीरे धीरे हटानी शुरू कर दी वो कचरे को। अब समझने में शिव माता जी मदद कर रही है हमारी, वो नहीं हटा रही, याद रखना, वो नहीं हटा रही सब चीजें, वो एनर्जी के रूप में हमें मदद कर रही हैं, लेकिन हटा हम खुद रहे हैं। क्योंकि उनके हटाने से अगर हट जाता तो हमें हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके हटाने से ये सब चीज हटती नहीं, उन्होंने प्रेरित किया हमें कि हटाओ बेटा, देखो ये कितना गंदा दाग है, ये धब्बा है, चलो साबुन मैं दे देती हूँ, रगड़ तुम देना। साबुन उन्होंने दिया, रगड़ हम रहे हैं। हमें रगड़ने का कर्तव्य तो पूरा करना पड़ेगा ना कपड़े को। साबुन हम बना नहीं सकते थे, वी आर नॉट कैपेबल कि वो साबुन प्रोड्यूस कर सके। वो साबुन हमारा नहीं है, हमें इस्तेमाल करने के लिए शिमाते ने दे दिया, पर रगड़ना तो हमें पड़ेगा। संसार का चित्रण कैसा लगा? नकारात्मक चित्रण। हम में से बहुत से सहजी कहेंगे यूट्यूब वाले, अरे भाई इतना नकारात्मक थोड़ी है संसार। फिर मैं मुस्कुराऊंगा, हाँ आगे बताना 5-7 साल बाद, जी लो इस संसार को पहले, फिर बता देना। क्योंकि जब तक घुसे नहीं दलदल में, तब तक तो सब बढ़िया ही लगता है। जब है बिल्कुल सही चित्रण है। मतलब पता चल रहा है कि बनावटीपन कितना दिखावा लोग करते हैं, बहन, बट नहीं है। आपकी आवाज समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट कीजिए। मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही चित्रण है,
जब हम पार्टीज वगैरह कहीं जाते हैं तो लगता है कितना दिखावा है, दिखाया जा रहा है, ऊपर से हंस रहे हैं, पर उनकी अंदर अंदर के दर्द को, उनकी तकलीफों को तो बताने की किसी को जरूरत नहीं होती, अपने आप पता चल जाती है भैया। और सबसे ज्यादा भैया दुखी इस बात का लगता है जो सहजी हस्बैंड वाइफ है, वो अलग अलग, मतलब कईयों के फोन आते हैं, मतलब वाइफ अलग फोन करके बताएगी हमारे साथ ये होता है, मतलब हस्बैंड की, जबकि वो आ, सुबह भी ध्यान करेंगे, शाम को भी ऑनलाइन लगे होते हैं, हर जगह जाना, बाहर की पूजा भी अटेंड करनी, सब कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी उनके अंदर डेप्थ नहीं आती। पिछली बार बताया था ना, निर्विचारिता रूपी ड्रग लेकर छुट्टी हम्म, कर देते हैं, आगे काम नहीं करते। जब तक वो ड्रग का बिल्कुल नशा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही नशा उतरा फिर वही परेशान, बिल्कुल। बिल्कुल, वही सुई अटकी रहती हूँ, एक ही वही के बात वही रिपीट करी। 20 साल पहले जहाँ थे आज भी वही है। क्यों? क्योंकि बस वो थोड़ी देर के लिए नशे का आनंद उठाया, उसके बाद छुट्टी कर दी, उसका लाभ नहीं उठाया। उस दौर में ही तो अंदर उतरना था अपने, उसमें उतरे नहीं। बस वाइब्रेशन वाइब्रेशन देख के रह गए, बस वाइब्रेशन आ रही, हाँ हाँ हाँ, बस वाइब्रेशन का मजा आ गया, खत्म, शो एंड हो गया। और जब वो नशा खत्म हुआ फिर छटपटा रहे, हाय क्या होगा, फिर नेगेटिविटी आ रही है। मतलब हम ही सहयोगियों का हम ही भी तो भैया सोर्स है सेम। नेगेटिविटी के। वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ नेगेटिविटी। हम ही उत्पादन करते हैं विभिन्न प्रकार की नकारात्मकताओं का, हम ही उत्पादन करते हैं, हम ही उत्पादक करता है मानव। कोई भी अन्य प्राणी नकारात्मकता को प्रोड्यूस नहीं करता मानव के अतिरिक्त। पीढ़ी दर पीढ़ी ढोए जा रहे हैं कंडीशनिंग को, और लादे जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, लादे जा रहे हैं। आपने, चलिए ये तो संसारी लोगों की बात है, आपने नहीं देखा नहीं हमारे सहजी संस्थाओं में बैठकर कैसे ढोते हैं और कैसे लादते हैं कंडीशनिंग अपनी दूसरे सहजियों पे? देखा है संस्था में? कोई ट्रस्टी बना हुआ है तो कोई कोऑर्डिनेटर बना हुआ है तो कोई कुछ। मैं सारों की बात नहीं कर रहा, बहुत से बहुत अच्छे भी हैं, इस बात को समझते हैं, लेकिन ज्यादातर का तो हाल यही देखा। हमारी मानो, हमारी मानो, हम जो कह रहे हैं वही करो। कभी उन्हें फ्लेक्सिबल देखा है कि देखो, हम आपको ना एक अपने अनुभव से बताते हैं, ये चीज ऐसे है, चाहो तो आप अपना लो, कोई नहीं कहेगा, हमारी ना मानो, हम प्रोटोकॉल है। व्हाट इज दिस? प्रोटोकॉल का व्हाट इज दिस? क्यों माने भाई तुम्हारी सारी बातें? और प्रोटोकॉल खुद है। ही प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, अपनी सुविधा अनुसार वो तोड़ते हैं, वो नहीं नजर आता उनको। भाई आप देखो ना, जैसे हमारी भारत की सबसे महान चेतना, महान आत्मा सर्वोच्च पद पे बैठकर भ्रष्टाचार के विरोध में बोलती है, और भ्रष्टाचार रोज सुबह शाम तक करती है। विपक्ष के लिए तो भ्रष्टाचार ही है सारे विपक्ष वाले, और हम सदाचारी हैं, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को सदाचार में परिवर्तित कर दिया अपने लिए। ऐसे ही हमारे साधक साधिका बैठे हैं पदों पे, बस वही ठीक है, बाकी सब गलत है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं है इस बात की। तो अब आप सोचो, अरे संसार में ये है, चलो भाई सहज योग से जुड़ जाते हैं, सहज संस्था से जुड़ जाते हैं, तो वहां भी तो यही है। वहां क्या अंतर है बताओ आप मेरे को? मुझे तो बहुत अफसोस हुआ था बाद में, मैं कहा, ओहो, कहाँ फंस गए। हालांकि मैं वैसे नहीं फंसा, पर मैं वहां वाले स्तर पे देखता हूँ, मैं कहा ये सहजी कहाँ फंसे हुए हैं भाई, अपने लिए नहीं आता, मैं तो फंसा हुआ था ही नहीं। बहुत से लोगों को चारों तरफ देखता हूँ सहजियों को, यार क्या हाल कर लिया इन्होंने, क्या होगा इनका, पता ही नहीं है क्या होगा इनका। और अब वही बन गया, एक धर्म और तैयार हो गया। अब उसकी अब डुगडुगी उसकी बनती है, उसी की बारातें निकलती हैं, उसी के कर्मकांड होते हैं। अब तो जितने धर्मों के कर्मकांड हैं, धीरे 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 करके सबके धर्मों के कर्मकांड इसमें ऐड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। हर बार एक नया कर्मकांड आपको मिलेगा ऐड हुआ हुआ, प्राचीन कर्मकांड।
तो सारी बातों का निचोड़ निकलता है। आज हमने बहुत सारी सीन देखे, एंड क्या निकलता है कि हम जिए कैसे, क्या रास्ता निकालें, कहां से निकालें रास्ता। बाहर तो रास्ता है नहीं। किताबें जो लिखी हैं वो पूर्व काल के लिए थी, वर्तमान काल की किताबें कहाँ हैं। कोई कहेगा शिवादय के लेक्चर तो हैं, हाँ है, पर लेक्चर्स का भी आधार कहीं ना कहीं काल रहा है। काल पे आधारित है वहां के लेक्चर्स भी। आज का क्या करें, आज कहां से गाइडलाइन लें, तो आप सबको पता ही है कहां से लेनी है। मन रूपी रिफ्लेक्शन को उसके स्थान पर हृदय में पहुंचा दो, जहां का रिफ्लेक्शन है उसी में समा जाएगा। फिर वो गाइडलाइन आपको मिलने लगेगी और आपका जीवन, यही जीवन सुंदर बन जाएगा। और आप कहीं फंसोगे भी नहीं, किसी चक्कर में नहीं अटकने वाले। महसूस करिए आपने हमारे समाज की दुर्दशा। हाँ भैया, ये तो फैमिली में ही देखने को इतना सारा मिलता है। हमेशा जब भी मिलो तो ये सब, बस 2 साल और काटने हैं फिर ऐसे हो बस जाएगा। मुझे आप में से कोई ये बता दे, आप में से खुद ही बताओगे, ये वाले टॉपिक कहाँ से आ रहा है, किसके अंदर था जो यहाँ ये वाला टॉपिक आज आया, हस्बैंड वाइफ वाला, ये कहाँ से आया टॉपिक, किसी के अंदर था क्या, आप में से किसी के? कोई ना कोई होगा। चलो, मैं चाह नहीं रहा कि आप अनावरत कर दो, कोई बात नहीं, अपने तक रखो। पर ये टॉपिक फ्री फंड में मेरे पास नहीं आया है, और मेरे अपने अंदर से तो बिल्कुल भी नहीं आया। सामूहिकता में से कहीं किसी के अंदर से ट्रांसमिट हुआ है यहाँ पे, और परमेश्वरी चाहती होंगी कुछ इस पे बातचीत हो जाए। कोई होगा अंदर, चलता होगा, बहुत सारी चीजें चलती हैं संसार में, जीवन में। और हो सकता है ये भी हो भैया, जो ख्वाब देख रहे हैं सहज में शादी करने के, पहले हकीकत तो जान लो। शादी करने तो जा रहे हो, पहले अपने आप को तो समझ लो कि आप कहाँ बैठे हो, कंडीशनड हो कि नहीं हो। कहीं तो देखना पड़ेगा विवाह करने के लिए, कहाँ फंसे हुए हैं हम, ताकि सुंदर जीवन हो, मानव का जीवन सुंदर हो, आनंद में हो, खुशहाल हो, शांतिपूर्ण हो। आज मानव के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। अब तो कनेक्टिविटी भी है पर फिर भी शांति नहीं है। क्योंकि शांति कनेक्टिविटी से नहीं, शांति समाधान से आएगी। कनेक्टेड स्टेट में समाधान लाना होगा, तब शांति आएगी। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं, कभी बंद हो जाएगा। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता दी। उम्मीद करता हूँ आज थोड़ा अंदर थोड़ा सिस्टम काफी हिला गया होगा। अभ्यास करके सेट कर लेना। बहुत जल्दी सेशन खत्म हो गया भैया आज तो। अच्छा, जल्दी हो रहा है। चलो जसलीन, एक्सटेंशन दे दो थोड़ी सी, 10-20 एक और मिनट की एक और। एक्सटेंशन दे देना, ओके। ताकि ये पूछ लें हाल कैसा है जनाब का, अंदर का कैसा हाल है।